Hello students, I am Namita Pant and we were here, I had posted a sample paper for you to solve on 19th of May. So I hope you must have tried it. I am here with the sample paper solution for you in case you haven't been able to do all the questions. आज हम यहाँ पर इसका solution कर लेंगे so that it is easy for you कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कितने मार्क्स का है, वो तो वहाँ मैंने मेंशन किया ही हुआ था, बट द वर्ड लिमिट एंड ऑल आर टेकन केयर ऑफ हियर. So let's solve the sample paper that I had posted on 19th of May. Here we go. See this section A. As I mentioned, section A consisted of very short answer type questions. They may be fill in the blank, they may be true false, they may be MCQs. Any question may come for you in your exams. यहाँ पर जो हमने किया है that is the fill in the blanks with appropriate words. ठीक है. So the first question was the old lady lived on a small pension of dash. It was written here. So she lived on a small pension of ₹40. आपको ये याद रखना है. ऐसा सैम्पल पेपर सॉल्व करने से एक और पर्पज हमारा सॉल्व होता है कि आपका रिविजन हो जाता है उसमें. ठीक है. So she lived on a small pension of ₹40. Next question was Miss Mackenzie gave the book name Flora हिमालयनसिस. ये आपको याद रखना है बुक का नाम बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो फ्लोरा हिमालयनसिस, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा. HIMALIENSIS, हिमालयनसिस. ठीक है, ये बुक का नाम है. थर्ड क्वेश्चन वॉज द एस्ट्रोलॉजर कैरीड ऑन हिज जॉब अंडर अ. कहाँ बैठ करके अपना जॉब करता था? इट वॉज अ टैमरिन ट्री, इमली का पेड़ था. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन वाज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज रिटन बाय R.K. नारायण. यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ एक ही अभी चैप्टर का नाम पूछा है. आपके एग्जाम में कोई भी चैप्टर में से पूछा जा सकता है. मान लो आपसे पूछ सकते हैं द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स इज रिटन बाय हुम, ऐसा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है. या पोएम्स, जो तीनों पोएम्स हैं आपकी, सोनेट नंबर 116 के राइटर कौन है, या लेट मी नॉट, ये सॉरी, दाउ हैज मेड मी, जो एंडलेस है वो पोएम है, वो किसने लिखी है. या फिर जो हमारी तीसरी पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, वो किसने लिखी है. कुछ भी क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जा सकता है. सो ऑल आर इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स यू हैव टू लर्न द राइटर्स एंड द पोएट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट हैव बीन गिवन इन योर सिलेबस. आपको सब कुछ याद करना है. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन इज नॉइज इज अ डैश बैरियर टू कम्युनिकेशन. इट इज अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन. ठीक है. अ सोनेट इज अ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स. अब तो आपको ये याद ही हो गया होगा, लेकिन फिर भी फॉर रिविजन सॉर्ट, रिविजन पर्पस के लिए भी आपका काम आएगा. 14 लाइन्स की पोएम होती है जो सोनेट होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू फॉल्स इसमें से देखना था. देखो यहाँ पर क्या है. रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि. गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. ट्रू है ये स्टेटमेंट. इसी के लिए मिला था 1913 में. ओके. कभी कभी ईयर भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में मिला था. नेक्स्ट वॉज एजेंडा फॉर अ मीटिंग शुड ऑलवेज बी गिवन आफ्टर अ मीटिंग. एजेंडा मीटिंग के हमेशा बाद में दिया जाना चाहिए. क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है. एजेंडा हमेशा मीटिंग से पहले दिया जाना चाहिए. कौन सी चीज है जो मीटिंग के बाद दी जाती है? दैट आर मिनट्स. उन्हें मिनट्स बोलते हैं जो मीटिंग के बाद दी जाती है. एजेंडा हमेशा मीटिंग से पहले दिया जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है. 9th क्वेश्चन देखिए. द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर इन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज गुरु नायक. गुरु नायक है उस स्ट्रेंजर का नाम जो एस्ट्रोलॉजर्स डे में मेंशन्ड है. बिल्कुल सही बात है, उसका नाम गुरु नायक ही है. गुरु नायक कौन है? जिसको एस्ट्रोलॉजर ने स्टैब किया था, जिसको चाकू मारा था जब वो गांव में रहता था, है ना. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. एन एस्ट्रोलॉजर डे हैड स्टैब डैश व्हेन ही लिव्ड इन द विलेज. तो वहां पर भी गुरु नायक ही आंसर आएगा. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज लीदी इज द नेम ऑफ ग्रीक माइथोलॉजिकल रिवर ऑफ रिमेम्बरेंस. लीदी जो है वो ग्रीक माइथोलॉजिकल रिवर ऑफ रिमेम्बरेंस है. फॉल्स है ये. क्यों? क्योंकि लीदी जो है ग्रीक माइथोलॉजिकल रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है. ये ध्यान रखिएगा. यहां पर एक ही वर्ड से ट्रिक किया गया है. इट इज नॉट द रिवर ऑफ रिमेम्बरेंस, इट इज द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस. आप इसको ध्यान रखिएगा. तो ये रिमेम्बरेंस वाला जो स्टेटमेंट हो गया ये फॉल्स हो गया. ठीक है. 11 देखिए. अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर लव डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टाइम. शेक्सपियर कहते हैं लव जो है वो चेंज नहीं होता है टाइम के चेंज होने के साथ. बिल्कुल सही आंसर है. यही शेक्सपियर का व्यू है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भी कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह हो सकता है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ट्रू कहेंगे हम इसे. ठीक है. अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. ये क्वेश्चन आपके
3 मार्क्स का एक होगा, ठीक है, 3 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स हम किन्हें कहते हैं? फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर फैक्टर्स दैट इंटरफेयर विद अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में ये इंटरफेयर करते हैं। दे कैन मटेरियलाइज फ्रॉम नेचुरल एनवायरमेंट, या तो ये नेचुरल एनवायरमेंट से भी आ सकते हैं। मान लो आप ऐसी जगह में हैं जहाँ पे बहुत शोरगुल हो रहा है, ठीक है, या यहाँ जहाँ पर नदी बह रही है या हवा बहुत तेज चल रही है, तो ये नेचुरल एनवायरमेंट की वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है। और बी अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, या फिर ह्यूमन क्रिएशन की वजह से ये बैरियर आ सकता है। ह्यूमन क्रिएशन की वजह से कैसे? माइक में डिस्टर्बेंस है तो आवाज बिल्कुल डिस्टर्ब आएगी, ठीक है। नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वहां पर भी ह्यूमन क्रिएशन हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमन क्रिएशन की वजह से भी ये बैरियर आ सकता है। द एलिमेंट्स कैन प्रिवेंट द सेंडर फ्रॉम डिलीवरिंग अ मैसेज टू द रिसीवर, और दे कैन कॉज द रिसीवर टू मिस इंटरप्रेट द मैसेज। इस बैरियर की वजह से दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती हैं। सेंडर को मैसेज डिलीवर करने में दिक्कत हो सकती है रिसीवर तक, या फिर रिसीवर उसे मिस इंटरप्रेट कर सकता है, उसे गलत समझ सकता है, शोरगुल की वजह से उसे सही समझ नहीं भी आ सकता है, ठीक है। नॉइज, इम्प्रॉपर टाइम एंड फिजिकल डिस्टेंस आर सम ऑफ द फिजिकल बैरियर्स। ये यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल है किसके? फिजिकल बैरियर के, ठीक है। नॉइज, इम्प्रॉपर टाइम और फिजिकल डिस्टेंस। आपने देखा होगा अभी पीछे मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आ जाइए, फिफ्थ वाला जो था, नॉइज इज अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमने यही वाला सवाल आपसे पूछा था, वही उसी का आंसर आपको आगे फिर से मिल गया है कि फिजिकल बैरियर है नॉइज भी, ठीक है। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या कहता है। Who were the frequent visitors in मिस मैकेंजीज हाउस? मिस मैकेंजी के घर में कौन कौन लोग अक्सर आया करते थे? आपको ये भी याद करना होगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। कौन कौन आता था? द पैड्रे फ्रॉम द लोकल चर्च, लोकल चर्च का जो प्रीस्ट था वो आता था कभी कभी। द पोस्टमैन, क्यों आता था पोस्टमैन? उसके 2 रीजन थे, या तो वो लेकर आता था लेटर फ्रॉम न्यूजीलैंड, एक तो रीजन ये था, और या फिर वो लेकर आता था उसके पेंशन के पेपर्स। इन दोनों रीजंस के लिए पोस्टमैन अक्सर उसके यहाँ आता था, ठीक है। द मैन, मिल्कमैन आता था एवरी ऑल्टरनेट, दूध लेकर के एवरी ऑल्टरनेट डे। एंड द एग सेलर वेयर द पीपल टू विजिट हर। और कौन कौन आता था? एक एग सेलर भी उसके यहाँ अक्सर आता था, एग सेलर अंडे बेचने वाला। तो यानी कि पहले नंबर पर उसके यहाँ आता था पैड्रे यानी कि प्रीस्ट, दूसरे नंबर पर हमने देखा पोस्टमैन आता था, ठीक है। 2 चीजें थी, उसके लेटर लेकर आता था न्यूजीलैंड से कभी कभी, और पेंशन पेपर्स लेकर आता था। तीसरा उसके यहाँ आता था मिल्कमैन, और चौथा उसके यहाँ था एक्सेलर। तो ये 4 लोग तो जो थे उसके यहाँ फ्रीक्वेंट विजिटर्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है। 4 मैंने इसीलिए नंबरिंग डाल दी ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि 4 लोग थे। What were the astrologers professional equipments? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ऑफ कोर्स इंक्लूड किया गया है सैंपल पेपर में। देखिए एस्ट्रोलॉजर के प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स क्या क्या थे, यहाँ पर भी हम इसको नंबरिंग करके याद कर लेंगे। अ डजन काउरी शेल्स, मतलब करीब 1 दर्जन यानी कि 12 काउरी शेल्स थे। अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर टुकड़ा था उसके पास कपड़े का, ठीक है, ये दूसरा हो गया उसका। तीसरा उसके पास नोटबुक थी, ठीक है, तीसरा, इसको तीसरा नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। और चौथा था अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग्स, एक बंडल था जिसमें कि हस्तरेखा से संबंधित किताब थी उसके पास, वो थी। तो ये 4 चीजें उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग स्किल्स? लिसनिंग स्किल्स से आप क्या समझते हैं? लिसनिंग इज द कैपेसिटी टू रिसीव एंड देन इंटरप्रेट द मैसेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक्यूरेटली। क्या कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है? किस चीज की कैपेबिलिटी है? आप मैसेज को अच्छे से रिसीव करें और फिर उस मैसेज को इंटरप्रेट करें, यानी कि उसका मीनिंग निकालें। कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एक्यूरेटली जानने के लिए ये दोनों ही चीजें हैं। आप मैसेज को ढंग से रिसीव करेंगे और उसके बाद उस मैसेज का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ही क्वालिटीज लिसनिंग के अंदर आती हैं। इट विल बी राइट टू से दैट लिसनिंग इज द की टू ऑल काइंड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विदाउट दिस एबिलिटी ऑफ लिसनिंग टू द मैसेजेस इफेक्टिवली, दे आर यूजुअली मिसअंडरस्टूड। अगर लिसनिंग की कैपेसिटी ना हो तो मैसेजेस अक्सर मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, यानी कि गलत समझ आ जाते हैं। The communication breaks down and the person sending the message can be irritated or frustrated easily. Communication breakdown हो जाता है अगर listening ढंग से ना हो, और जो मैसेज सेंड कर रहा है यानी कि सेंडर जो है वो इरिटेट भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रेस रिलीज एंड एन एडवर्टाइजमेंट? प्रेस रिलीज और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारा डिफरेंस होता है, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रेस रिलीज एंड एन एडवर्टाइजमेंट। प्रेस रिलीज क्या होता है? एक तरीके की इंफॉर्मेशन होती है पब्लिक को जो दी जाती है, स्टूडेंट्स को दी जाती है, डीलर्स को दी जाती है, या जो भी रिलेटेड पर्सन है उनको जो
इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे प्रेस रिलीज कहते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एक एडवर्टाइज करना होता है प्रोडक्ट का, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पे बताया जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। प्रेस रिलीज का एक और डिफरेंस क्या है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करते हैं अखबार। अगर न्यूज़पेपर में प्रेस रिलीज आ रही है तो उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता है न्यूज़पेपर, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में जितनी स्पेस ली जाती है उसके हिसाब से क्या होता है, चार्जेस होते हैं, उसके हिसाब से उसके पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये दो बड़े बड़े डिफरेंस हो गए। एक तो हो गई कि वो इंफॉर्मेशन होती है प्रेस रिलीज, जबकि एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइज करा जाता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। दूसरा बात हो गई कि प्रेस रिलीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश की जाती है, जबकि एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश कराने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। 18 देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग मिनट्स किसे कहते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। मीटिंग मिनट्स आर नोट दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मीटिंग। जो मीटिंग के दौरान रिकॉर्ड किए जाते हैं उन्हें मीटिंग मिनट्स कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इस तरह, जो भी की इश्यूज डिस्कस किए गए वो लिखे जाते हैं, जो मोशंस प्रपोज किए गए, जो भी काम किया गया बताया जाता है, किस किसने किस बात पर वोट किया वो बताया जाता है, और जो भी एक्टिविटीज आगे करनी है, जो भी एक्शन टू कॉल है, वो जो है कॉल टू एक्शन है, उसे वहां पर लिखा जाता है, ठीक है। द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर यूजुअली टेकन बाय अ डेजिग्नेटेड मेंबर ऑफ द ग्रुप। कभी कभी मैंने आपको बताया जब हमने इस टॉपिक को डील किया था कि उसके लिए मिनट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है कई बार। अगर मिनट सेक्रेटरी ना हो तो जो भी मीटिंग अटेंड कर रहा हो और जिसमें वो कैपेबिलिटी हो फटाफट उसे नोट डाउन करने की, उसे ये ड्यूटी सौंपी जाती है कि वो मीटिंग के मिनट्स को नोट डाउन करेगा, ठीक है। देयर टास्क इज टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। इसका काम क्या होता है मीटिंग का, मिनट्स का, कि वो एक्यूरेट रिकॉर्ड देते हैं, जो भी मीटिंग के दौरान हुआ उसका एक एक्यूरेट रिकॉर्ड कहलाता है मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव मेमो। इफेक्टिव मेमो के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अ मेमो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं इसके। पहला पार्ट क्या है, द आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन एट द टॉप, मतलब सबसे ऊपर हम किस बारे में लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन वहां पर दी जानी है उसके बारे में हम लिखेंगे। और दूसरा पार्ट उसका हुआ जो मैसेज है खुद में ही, एक तो यानी कि टॉप में, यानी कि उसका जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, जिससे पता चल जाए कि मैसेज क्या है, और दूसरा पार्ट हो गया उसका मैसेज खुद ही। एट द टॉप आइडेंटिफाई फॉर हुम द मेमो हैज बीन रिटन। सबसे ऊपर क्या क्या लिखना है हमने, किसके लिए मेमो लिखा जा रहा है, कौन उससे लिख रहा है, हु इज सेंडिंग, उसका सब्जेक्ट क्या है, और उस कौन सी डेट को वो मेमो इशू किया गया है। ये चारों चीजें ऊपर आएंगी, है ना। यानी कि जो एड्रेसी है जिसे हमने लिखा है, वो जो सेंडर है उसके बारे में वहां पर लिखा होगा। तीसरा क्या आएगा, जो सब्जेक्ट है जिस मेमो है, और चौथा क्या होगा, जिस डेट को वो मेमो लिखा गया है वो। ये चारों चीजें सबसे ऊपर आएंगी, ठीक है। द सब्जेक्ट लाइन सर्व्स एज द मेमो टाइटल। जो सब्जेक्ट लाइन है वही मेमो का टाइटल होता है, उसी से पता चल जाता है मेमो किस बारे में है। द पर्पस ऑफ अ मेमो इज यूजुअली फाउंड इन द ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है। मेमो के ओपनिंग पैराग्राफ में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, पर्पस होता है, किस लिए ये मेमो लिखा गया है, द पर्पस ऑफ द मेमो, द कंटेक्स्ट एंड प्रॉब्लम, है ना, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, एंड द स्पेसिफिक असाइनमेंट और टास्क, और जो भी असाइनमेंट या काम उसे सौंपा जाना है उसको भी उसी में मेंशन किया जाता है। बिफोर इंडल्जिंग द रीडर विद डिटेल्स एंड द कंटेक्स्ट, गिव द रीडर अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट द मेमो विल बी अबाउट। थोड़ा सा ओवरव्यू देना है, एक शॉर्ट ओवरव्यू, एक शॉर्ट आइडिया देना है कि ये मेमो किस बारे में है, ठीक है, वहीं पर ही लिख देना है उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे 5 मार्क्स ईच, ठीक है। 100 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है, जिसमें कि ये नोटिस इंक्लूडेड नहीं है। नोटिस जो है 50 वर्ड्स में ही लिखा जाता है, उससे ज्यादा उसकी वर्ड लिमिट नहीं होती है। आपने देखा होगा, आप 9th 10th 11th 12th चारों ईयर्स में जब आपने स्कूल किया है तो आपने वहां पे नोटिस राइटिंग जरूर की होगी, और वहां पर भी जो वर्ड लिमिट थी, सीबीएसई बोर्ड में भी जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स ही होती है, तो यहाँ पर भी वो 50 वर्ड्स ही रहेगी। एक यही क्वेश्चन अगर नोटिस आपके एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका होगा तो 5 मार्क्स का, लेकिन 100 to 150 वर्ड्स में नहीं लिखना होगा, बल्कि सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखना होगा, ठीक है। सो नोटिस जो आपके ये सैम्पल पेपर में मैंने इंक्लूड किया है वो क्या है, यू आर द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर कॉलेज मैगजीन, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इनवाइटिंग आर्टिकल्स, कार्टून, स्टोरीज, पोएम्स एटसेट्रा फॉर द कॉलेज मैगजीन। आप
जो है स्टूडेंट एडिटर हैं कॉलेज मैगजीन के, तो आप लोगों को इनवाइट कीजिए कि वो आर्टिकल्स दें, कार्टून सबमिट करें, स्टोरीज लिखें, पोएम्स लिखें कॉलेज मैगजीन में इंक्लूड करने के लिए। द लास्ट डे ऑफ सबमिशन भी यहाँ पर दी हुई है। आप देखिए, नोट कीजिएगा यहाँ पर कि ना तो आपको आपका नाम बताया गया है, आप कौन है, और ना आपको कॉलेज का नाम बताया गया है। अगर ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपको नाम नहीं बताया जाता है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, कोई भी नाम इन्वेंट नहीं करेंगे अपने मन से, आप ABC लिखेंगे या XYZ लिखेंगे। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, और अपने कॉलेज का तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है। ठीक है, आप वहां पे ABC लिखिए, XYZ लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे ऊपर आया कॉलेज का नाम ABC पॉलिटेक्निक देहरादून। अगर आप इसको देहरादून भी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी XYZ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट, बोल्ड लेटर्स में आपने क्या करना होता है, नोटिस लिखना होता है। ये लिखा बोल्ड लेटर्स में नोटिस, है ना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, नोटिस जो है हमेशा बोल्ड ब्लॉक लेटर्स में ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद किस टॉपिक पर है ये नोटिस, आर्टिकल्स फॉर द कॉलेज मैगजीन। देखिए, टॉपिक ऐसा होना चाहिए, ऐसा टॉपिक बनाया हुआ है यहाँ पर कि ये इस टॉपिक को समझ करके, इस जो हेडिंग है इसी को समझ पढ़ करके ये समझ आ जा रहा है कि ये नोटिस किस बारे में होगा। ठीक है, किसने इशू किया, मतलब कौन से कॉलेज का नोटिस है, सबसे ऊपर लिखा। उसके बाद ये क्या है, नोटिस है, तो इसको बोल्ड लेटर्स में लिख दिया। और तीसरा, किसके बारे में है, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो हमने अच्छे से मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी बॉडी क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस ट्रेड्स आर इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट आर्टिकल, स्टोरीज, पोएम्स, कार्टून्स एक्सेट्रा फॉर द कॉलेज मैगजीन 22-23। ठीक है, 22-23 के लिए कॉलेज मैगजीन के लिए आपको ये चीज आप इनवाइट कर रहे हैं। दी शुड बी ओरिजिनल। क्या उसकी शर्तें क्या क्या लिखी हैं, देखो, एक तो ओरिजिनल होनी चाहिए, मतलब कहीं से कॉपीड नहीं होनी चाहिए, और दूसरा नीट हैंडराइटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, दी शुड ऑल्सो कैरी द नेम एंड ब्रांच, दिस इज एंड, ये गलती से टाइप हो गया है, एंड है यहाँ पे, नेम एंड ब्रांच ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्टूडेंट्स एंड बी हैंडेड ओवर टू द अंडरसाइन। इन जो भी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, लिख रहा है ये जो भी स्टूडेंट एडिटर है, ये लिख रहा है कि जो भी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उसमें आपका नाम भी होना चाहिए, और साथ में आपकी ब्रांच का नाम भी होना चाहिए, आप कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो भी होना चाहिए। और अंडरसाइन, जिसने नीचे साइन किया हुआ है, यानी कि अंडरसाइन कौन है यहाँ पे, ये है ना, जिसने नीचे साइन किया हुआ है उसे ला करके आप ये सबमिट करेंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पे, एंड बी हैंडेड ओवर टू द अंडरसाइन। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज जुलाई 21, 2022। ठीक है, वहां पे मेंशन था ये क्वेश्चन में ये बात, तो आपने वही यहाँ पर लिखना है। नाम फिर से क्योंकि आपका मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर लिख देंगे XYZ, और आप कौन है, स्टूडेंट एडिटर है। अपना डेजिग्नेशन भी जरूर लिखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति नोटिस नहीं लिख सकता। अगर आप अपॉइंटेड हैं, आप डेजिग्नेटेड हैं उस बात के लिए, तभी आप लिख सकते हैं नोटिस, अदरवाइज आप इशू नहीं कर सकते नोटिस। तो आप स्टूडेंट एडिटर हैं, वो आपने अपना नीचे डेजिग्नेशन लिख देना। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग नोटिस करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। और एक और बात देखिए, बॉक्स के अंदर मैंने आपसे बोला था ना कि ये बॉक्स में लिखा जाएगा, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये बॉक्स में ही लिखा हुआ है, बॉक्स के अंदर लिखना है आपने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन सर्कुलर राइटिंग। सर्कुलर राइटिंग किसे कहते हैं उसके बारे में आपने एक नोट लिखना है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आप जब इसे अटेम्प्ट करेंगे तो ये शॉर्ट आंसर नहीं होगा, 30 to 40 वर्ड्स में नहीं होगा, बल्कि 100 to 150 वर्ड्स के बीच में लिखेंगे आप इसे, यानी कि ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है। ठीक है, यानी कि 2-3 पैराग्राफ इस आंसर में होंगे। ठीक, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन irrespective of their size, communication among the employees is crucial. Internal communication in an organization between superiors and employees, between departments, amongst the department is one of the keys to their success. किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज के बीच में होता रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन सुपीरियर्स और एम्प्लॉइज के बीच में हो, या बिटवीन दो डिपार्टमेंट्स के बीच में हो, या फिर डिपार्टमेंट के अंदर ही हो, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वन सच टूल ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज सर्कुलर्स। एक ऐसा ही तरीका ऑफिशियल कम्युनिकेशन का क्या है, सर्कुलर राइटिंग है। ठीक है, A circular is essentially a letter containing some important information that is distributed to a large number of people. एक ऐसी लेटर होती है जिसमें कि कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है और जो कि ज्यादा लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, say for example you have to invite an entire department for a meeting or update द ड्रेस पॉलिसी ऑफ द होल ऑफिस। आपको पूरे डिपार्टमेंट को किसी बात के लिए मीटिंग के लिए इनवाइट करना है तो आप सर्कुलर इशू कर सकते हैं, या फिर आपने ड्रेस पॉलिसी के बारे में पूरे ऑफिस को बताना है तो उसके रिलेटेड भी आप सर्कुलर लिख सकते हैं। अ सर्कुलर विल बी द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दीज पर्पसेस। अगर ऐसा कोई पर्पस है आपका तो उसके लिए सर्कुलर एक अच्छा तरीका है
ठीक है, कम्युनिकेट करने का। एडिशनली सर्कुलर्स ऑल्सो फाइंड यूज एज एडवर्टाइजिंग टूल्स, वो एडवर्टाइजिंग टूल्स की तरह भी काम आ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो इसमें, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बहुत बड़ी होती है, ज्यादा लोगों पर ये इशू किया जा सकता है। ठीक है, be it for interdepartmental communication, advertising, or even personal reasons, a circular must always reach a large number of correspondents. ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच, इस बात का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो इंटरडिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट का पर्पस हो उसका, या फिर पर्सनल रीजंस की वजह से आप इशू कर रहे हो, तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन सर्कुलर राइटिंग के बारे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ रेज्यूमे। रेज्यूमे लिखते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपको पॉइंट में उसका आंसर दिया हुआ है। आप ऐसा ही चाहे तो इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। थोड़े से आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने आंसर्स बनाए हैं वो थोड़े से 150 वर्ड से कभी कभी एक्सीड भी कर सकते हैं। इसलिए एक्सीड कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर इनको पढ़ेंगे या इनको समझने की कोशिश करेंगे तो सारा का सारा आप याद नहीं रख पाएंगे और एग्जाम में सारा का सारा लिख नहीं पाएंगे। तो इसमें से मैक्सिमम जितना आपको याद रहे उतना आप वहां पे लिख के आ सकते हैं, आपका 100 एंड 150 वर्ड्स के बीच में वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आंसर्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं। आपको एग्जैक्टली तो आप वैसे भी कॉपी नहीं कर सकते हैं, है ना, पूरा का पूरा आप वैसे भी याद नहीं कर सकते। जो मेन मेन पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 150 वर्ड्स के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेज्यूमे ड्राफ्ट करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बाय राइटिंग अ रेज्यूमे में बी, पहला क्या है हो सकता है, नेम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी गिवन ऑन द फर्स्ट पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले ही पन्ने में आपका नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या कहलाती है, ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कहलाती है ना। मान लो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो इसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये तो हर रिटन कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, द लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। लैंग्वेज बहुत सिंपल लॉजिकल होनी चाहिए। अगर डिफिकल्ट लैंग्वेज आप यूज करते हो, बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हो, तो वहां पे क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने वालों के लिए। इट शुड बी एज इजी एज पॉसिबल, वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, इट शुड बी वेरी नीट एंड टाइडी, ऑफ कोर्स बहुत नीट और टाइडी होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट कंसाइज एंड रीडेबल, है ना, पढ़ने लायक होना चाहिए, मतलब अच्छी उसका इफेक्टिव होना चाहिए, वो बहुत कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, समरी जैसा होना चाहिए, और शॉर्ट थोड़ा 3-4 पन्ने ऐसे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। एक एक पन्ने का आपका रेज्यूमे हो जिसमें कि सारी चीजें आपने इंक्लूड करी हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ। ओके, after you finish writing your resume, ensure that there are no spelling mistakes or other errors that make you look careless. आप उसके बाद उसे प्रूफ रीड जरूर करेंगे ताकि देखें आप उसमें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना रह गई हो, कोई ग्रामेटिकल एरर्स ना रह गई हो, तो इस बात का भी आप लोग ख्याल करेंगे। ठीक है, डू नॉट इंक्लूड सैलरी हिस्ट्री। पिछली जॉब में आपकी कितनी सैलरी थी उसके बारे में आपको उसे इंक्लूड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। योर ऑब्जेक्टिव शुड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर ऑफ योर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट गोल एंड मे इंक्लूड रेलिवेंट स्किल्स। आपका जो ऑब्जेक्टिव है इस जॉब के लिए पर्टिकुलरली, वो आपने जरूर वहां पर मेंशन करना है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर को पता चल जाना चाहिए कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो रहे हैं। ठीक है, लिस्ट डिग्रीज इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी जो डिग्रीज है उसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है उसको सबसे पहले लिखना है। मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपकी लास्ट डिग्री जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन सबसे ऊपर आएगी, हाई स्कूल सबसे नीचे आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऐसा होना चाहिए आपका रिज्यूमे में। अवॉइड कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई, अब वी तो हम लिखेंगे नहीं, तो एक आई, यहाँ पर आई का यूज आपने नहीं करना है। ठीक है, आप उसको कंप्लीट सेंटेंसेस भी नहीं लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, तो कंप्लीट सेंटेंसेस भी नहीं बनाने हैं, तो पॉइंट्स में लिखा हुआ होना चाहिए आपका, बुलेटेड होना चाहिए, या फिर पॉइंट्स में। कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होने का मतलब क्या होता है कि आप उसे अपने आंसर को पॉइंट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, और आई जो है पर्सनल प्रोनाउन, इसका यूज आपने नहीं करना है, अवॉइड करना है। यू मे गिव योर क्वालिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन सब हेडिंग। सब हेडिंग में दे सकते हो आप, क्वालिफिकेशन दे सकते हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे हॉबीज हैं, लाइक्स हैं, वो दे सकते हो। एक्सपीरियंस आपका क्या क्या है वो आप सब हेडिंग में नीचे डाल सकते हो। ठीक है, यूज द हेडिंग एक्यूरेटली डिस्क्राइबिंग योर स्टेटस दैट इज गियर टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ जाता हुआ आपका स्टेटस होना चाहिए, आपका हेडिंग वैसी होनी चाहिए जो कि आपको उस जॉब के लायक बनाता हो। ठीक है, अवॉइड यूजिंग डैशेस, यूज बुलेट्स इंस्टेड। आपने डैश यूज नहीं करने हैं, डैश तो आपको पता है, बुलेट्स यूज करने हैं। मान लो पॉइंटेड बुलेट्स यूज कर सकते हो। ठीक है,
आप पॉइंट वाला कर सकते हो, या फिर आप एरो वाले बुलेट्स यूज कर सकते हो, है ना। ऐसे आप बुलेट्स में आपको लिखना है, ठीक है। बी कंसिस्टेंट विद फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। आपका फॉन्ट स्टाइल थ्रू आउट योर रेज्यूमे एक ही जैसा होना चाहिए, साइज भी आपका फॉन्ट का एक ही जैसा होना चाहिए। बहुत ज्यादा लॉफ्टी इटैलिक्स वाला और बहुत ज्यादा डिजाइन वाला वैसे वाला फॉन्ट आपने यूज नहीं करना है, ठीक है। क्रिएट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड विजुअली अपीलिंग रेज्यूमे। अपीयरेंस इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज कंटेंट। दिखने में भी आपका रेज्यूमे जो है बहुत अच्छा दिखना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि आपका कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट है अपीयरेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बी रिमूव्ड। आप कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमूव हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन द फॉलोइंग स्टेप्स आर वर्थ कंसिडरेशन। पहला देखो, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने से पहले आपको अपने आइडियाज को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना है, बता देना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ही शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज मैसेज एंड देयरफॉर ही शुड अरेंज हिज थॉट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। अगर उसको ऑब्जेक्टिव पता होगा अपने मैसेज का, तो अपने आप ही वो प्रॉपर ऑर्डर में उसे अरेंज कर लेगा, ठीक है। तो आपके कम्युनिकेशन से पहले ही अपने अपने आइडियाज को अपने दिमाग में लाना है, हमने किस बारे में बात करनी है। जैसे अभी प्रेजेंटली देखो, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो जितनी भी सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं वो इस पेपर से रिलेटेड ही हो रही हैं, जो इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं उसी से रिलेटेड हो रही है, हम इधर उधर की बातें अभी नहीं कर रहे हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कम्युनिकेट करने से पहले, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। अभी जैसे यहां पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी नीड है कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सैंपल पेपर होना चाहिए, तो उस नीड के अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया गया और उसी नीड के अकॉर्डिंग इस पेपर का सोल्यूशन बनाया गया। तो रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेट करना है, ठीक है। एग्जाम्स आने वाले हैं, हम आजकल कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए अच्छे से, और एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आए, पूछा जाए, तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। आपकी समझ आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है, कि कम्युनिकेशन जो है ऐसा होना चाहिए जो कि सेंडर के नीड के हिसाब से बनाया गया हो, ठीक है। अगला देखो, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से कंसल्ट करके कम्युनिकेशन को और बेटर बना सकते हैं, तो हमेशा सजेशंस आपने वेलकम करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बी वेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आपको अपनी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, अपनी टोन का भी ध्यान रखना है, और कंटेंट का भी ध्यान रखना है। तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लैंग्वेज कैसे आप यूज करेंगे, बहुत फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, बहुत इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ब्लैंड नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल फ्लैट टाइप की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। आपका टोन देखो कैसा है, आपका बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत इनफॉर्मल टोन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा लगना चाहिए कि आप जो है मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंडर को आपके टोन की वजह से कुछ हर्ट हो जाए, ठीक है। ये सब नहीं होना चाहिए। और आपके मैसेज का कंटेंट, ऑफ कोर्स वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आप किस बारे में बात कर रहे हैं वो कंटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। आप ऐसी चीजें कन्वे करेंगे जो कि लिसनर की हेल्प होगी जिससे, ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी उसके लिए, आप वही चीजें उसे कन्वे करेंगे। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो अपने आप ही आपके बैरियर्स जो हैं वो ओवरकम हो जाएंगे, क्योंकि लिसनर भी अपने आप ही इंटरेस्टेड हो जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपने सारी चीजों का ध्यान रखा, और लेकिन क्या हुआ बाद में कि जो है आप ध्यान नहीं रख पाए, ये ध्यान नहीं रख पाए कि फीडबैक आपने नहीं लिया। अगर फीडबैक नहीं लिया, तो उससे क्या होगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो मैसेज आपने दिया है वो प्रॉपरली कन्वे हुआ या नहीं हुआ। फीडबैक एक तरीका है ये जानने का कि जो आप बताना चाहते थे वो समझ आया या नहीं आया, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब उसमें सिस्टमैटिकली वो अरेंज्ड होना चाहिए, एक चीज दूसरे चीज से लिंक्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसी पेपर का आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अभी हम जैसे हमने सबसे पहले जो सेक्शन ए करा, वो जैसा आपके एग्जाम में आएगा बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट था। सेक्शन बी जैसा एग्जाम में आएगा बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट था। आपने देखा होगा जब मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, तो सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस थे, उसमें से अटेम्प्ट एनी 10, आपने 10 ही करने हैं, 12 के 12 नहीं करने वहां पे, ठीक है। 10 मार्क्स का ही है वो सेक्शन ए। सेक्शन बी ऐसा ही, आपको 7 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने करने हैं 5। तो हमने क्या किया है, मैसेजेस की कंसिस्टेंसी रखी है। कंसिस्टेंसी इसलिए रखी है ताकि आपको पूरा का पूरा मैसेज इकट्ठा समझ आ जाए। अगर आप उस पेपर को देखें, तो आपको पूरा का पूरा पेपर आपके एग्जाम में कैसा आएगा, उसका एक फॉर्मेट आपको नजर आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा एग्जाम में पेपर ऐसा आने वाला है, ठीक है। कंसिस्टेंसी एग्जाम में होनी चाहिए, ये पेपर में, ये सॉरी आपके मैसेज में होनी चाहिए, ताकि वो सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी ना लगे। आप एक्सप्लेन तो कर रहे हो, आप एग्जाम बोल तो रहे हो कि आपके एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 5 आएंगे, और आपने पेपर में दे दिए 10,
है ना, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपका कॉन्ट्रडिक्टरी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। आप एक बात एक जगह बोल रहे हो तो वो हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की जहां तक बात है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं वहां के, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे हटके नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, फॉलो अप कम्युनिकेशन। ये फॉलो अप कम्युनिकेशन का मतलब वही है कि फीडबैक जो लेना, जैसे हम कहते हैं कि हम फीडबैक जब तक नहीं लेंगे, फॉलो अप जब तक नहीं करेंगे। फॉलो अप कैसे कर सकते हैं, आप उसे रिवाइज करा सकते हो दोबारा, है ना। तो उससे हमें कम्युनिकेशन, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या वीकनेसेस हैं। अगर हम फॉलो अप करेंगे तो उन वीकनेसेस को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन में बैरियर का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो रिसीवर होता है, दैट पर्सन इज नॉट अ गुड लिसनर। तो इसलिए रिसीवर के एंड की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साथ में सेंडर की भी है, क्योंकि सेंडर को भी सुनना पड़ेगा, उसको भी अच्छा लिसनर होना चाहिए, बट रिसीवर को तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर रिसीवर और सेंडर दोनों अच्छे लिसनर्स भी हैं तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगा, उसमें बैरियर नहीं आएगा। ठीक है, ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। राइट अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ह्यूमर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपने एक नोट लिखना है। ठीक है, ह्यूमर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में भी ह्यूमर का बड़ा रोल है, एंड देयरफॉर इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे लाइफ का एक पार्ट है, इसलिए उसमें भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Humor, if used effectively, can provide you an edge in both personal and organizational communication. अगर आप में ह्यूमर है तो आप पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन दोनों में ही बहुत इफेक्टिव रहोगे। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू मेक ह्यूमर रेलिवेंट टू एनी बिजनेस सिचुएशन। किसी भी बिजनेस सिचुएशन में अगर हम ह्यूमर को इंक्लूड कर दें तो वो उसको इजी बना देता है। ठीक है, ईज ऑफ कर देता है। आगे देखिए, ह्यूमर कैन गेन अटेंशन, क्रिएट रैपो। ठीक है, वो क्या कर सकता है, लोगों का अटेंशन आपकी ओर आकर्षित कर सकता है, आपकी एक रैपो बना सकता है, आपका एक स्टेटस को बना सकता है। ठीक है, एंड मेक अ मैसेज मोर मेमोरेबल। और आपके मैसेज को लोग ज्यादा याद रख पाएंगे अगर आप ह्यूमरस तरीके से उसे प्रेजेंट करोगे। इट कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट कल्चर। अ गुड लाफ, इट इज राइटली ऑब्जर्व, कट्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। अगर अच्छी मतलब अगर ह्यूमरस सिचुएशन रहे तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब कि लोग आसानी से एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ humor in creating a positive relationship has been confirmed by research findings. Even researchers have proved that humor creates positive relationship between people and between various other organizations. Humor, because of its ability to put things in perspective, provides an important frame for creating new meanings in conflict situations. If there is a situation which is conflicting, जहां पर मतभेद उभर रहे हैं, अगर ह्यूमरस सिचुएशन वहां पे हम ले आए तो उससे नए पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, और इजीली चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम दाउ हैज मेड मी एंडलेस। इस पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपने लिखना है। ठीक है, दाउ हैज मेड मी एंडलेस पोएम डील्स विद द वास्टनेस एंड इमेंसिटी ऑफ गॉड्स लव एंड हिज गिफ्ट्स एंड द इंटीमेट रिलेशनशिप ऑफ लव एग्जिस्टिंग बिटवीन हिम एंड द पोएट। ये जो पोएम है ये गॉड के, ईश्वर के प्रेम और उसके गिफ्ट्स के इमेंसिटी के बारे में, ठीक है, वास्टनेस के बारे में हमें बताता है कि कितना बड़ा उसका प्रेम है। ठीक है, कितना ज्यादा उसका प्रेम है, और कैसे पोएट और हिम, एच कैपिटल लिखा है देखो यहाँ पे, इस पे ध्यान दो आप। हिम किसके लिए है, ये गॉड के लिए। हिज गिफ्ट्स, किसके गिफ्ट्स, गॉड के गिफ्ट्स। ठीक है, पोएट और गॉड के बीच में क्या इंटीमेट रिलेशनशिप है उसको भी ये एक्सप्लेन करता है। पर्सनल टच है इस पोएम में। ठीक है, द पोएट शोज हाउ काइंड एंड जनरस गॉड इज टू ह्यूमन काइंड, कि गॉड जो है वो पूरी मनुष्यता के लिए कितना जनरस है, कितना काइंड है। ही हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, है ना, एंड स्कैटर्ड हिज इनन्यूमरेबल ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स थ्रू द यूनिवर्स फॉर द एडवांटेज ऑफ मैन। उसने अपने ब्लेसिंग्स को और अपने गिफ्ट्स को सारे ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए दे रखा है। ठीक है, गॉड विशेज मैन टू रियलाइज हिज ग्रेटनेस। गॉड चाहते हैं कि उनकी ग्रेटनेस को ह्यूमन काइंड रियलाइज करे, उनकी वास्टनेस को रियलाइज करे। ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज को, उनकी जेनरोसिटी को भी वो रियलाइज करे, सो दैट पोएट में एस्पायर टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप विद हिम, कि उसका जो रिलेशन है गॉड के साथ वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके, और ज्यादा मजबूत हो सके। ही मस्ट मेक एफर्ट्स टू सीक अ यूनियन विद गॉड। उनका क्या एफर्ट है, वो चाहते हैं कि ईश्वर के साथ उनकी एक रूपता, एक समता वो हो जाए। ठीक है, ये इसका
जो है समरी टाइप है, ठीक है। थ्रू आउट द पोएम ही स्पीक्स ऑफ द डिवाइन इंस्पिरेशन। पूरी पोएम में उन्होंने बोला है कि मुझे ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है, ठीक है, ईश्वर से प्रेरणा मिलती है। पोएट सिंग्स इन प्रेज ऑफ गॉड बिकॉज गॉड इंस्पायर्स हिम टू डू सो। ईश्वर की प्रेरणा से ही वो अब इतनी कविताएं ईश्वर के प्रेज में लिख पाते हैं, ठीक है, प्रशंसा में लिख पाते हैं। व्हेन ही गेट्स दिस इंस्पिरेशन ही बिकम्स ऑब्लिवियस ऑफ हिज फिजिकल लिमिटेशंस। जब वो ये ईश्वर की वंदना कर रहे होते हैं, स्तुति कर रहे होते हैं, कभी कहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनकी फिजिकल लिमिटेशंस भी हैं, एंड फील सच एन इमेंस जॉय दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और इतनी उन्हें प्रसन्न मिलती है, इतनी खुशी मिलती है दैट he cannot express in words, ठीक है। In this poem, the poet has used concrete images drawn from everyday experiences to communicate highly abstract concepts. जो abstract concepts हैं, मतलब जिनके बारे में जिनका कोई solid form नहीं है, उनको भी explain करने के लिए इन्होंने concrete images दे रखी हैं, solid images present कर रखी हैं। कैसे? बॉडी को क्या बोला उन्होंने? फ्रेल वेसल बोला, कमजोर एक बर्तन की तरह बोला। और सोल को क्या बोला है? जैसे मानो उसके अंदर पानी भरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, गॉड इज प्रेजेंटेड एज अ फ्लूट प्लेयर। गॉड को कैसे प्रेजेंट किया है? एक फ्लूट प्लेयर की तरह, बांसुरी बजाने वाले की तरह। और ह्यूमन सोल को कैसे कंपेयर किया है? फ्लूट ऑफ रीड, की घासी फ्लूट है। मान लो हम फ्लूट जो है वो कैसे हैं? हम तो बांसुरी हैं, और हम किसकी बांसुरी है? घास फूस की, मतलब तिनके की। और गॉड जो है वो कौन है? वो बांसुरी बजाने वाले, ठीक है। द एपिथेट्स फ्लूट एंड रीड ब्रिंग आउट द कंप्लीट ह्यूमिलिटी ऑफ द पोएट। दिखता है कि पोएट जो है वो कितना ईश्वर के आगे झुका हुआ है, कितना humble है, ठीक है। द पोएम शोज द पोएट्स फेथ इन द थियोरी ऑफ री इनकारनेशन ऑफ सोल आफ्टर डेथ। वो इस पोएम से हमें ये भी पता चलता है कि पोएट की आस्था है इस बात पर कि मृत्यु के बाद हमारी सोल दोबारा दूसरे शरीर में जाती है। द फ्रेल वेसल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन। इस फ्रेल वेसल को आप बार बार खाली करते हैं। अगेन एंड अगेन से पता चलता है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ठीक है। वी आर इन दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ समरी ऑफ द स्टोरी द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जो सैंपल पेपर मैंने वहां पे डाला है उसमें नंबरिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। 20, 21, 22 के बाद मेरे ख्याल से फिर से 20, 21, 22, 23 आ रहा है। तो 20, 21, 22, फिर जो लास्ट वाली स्लाइड है उसमें 23, 24, 25, 26, आपके पास 26 क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। 26 में से आपने पहले सेक्शन में 10 करने हैं 12 में से, मतलब आप 2 छोड़ेंगे वहां पर। ऐसे ही सेक्शन बी में 7 में से 5 करने हैं, 2 छोड़ेंगे आप वहां पर। और सेक्शन सी में भी 7 में से आपने 5 करने हैं, आप वहां पर भी आपको 2 की चॉइस रहेगी। तो मतलब इन टोटल 26 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपने अटेम्प्ट 20 करने हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी 20 करने हैं। सेक्शन ए से 10, सेक्शन बी से 5, सेक्शन सी से 5, ठीक है। ये आपका सिस्टम रहेगा काम करने का। राइट अ समरी ऑफ द स्टोरी द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स। इसकी समरी लिखनी है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स इज अ ब्यूटीफुल रिटन शॉर्ट स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। द स्टोरी इज नॉट दैट लेंथी बट इट डेल्व्स इनटू सम ऑफ द प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ लाइफ दैट परसिस्ट इन हिमालयन टाउन्स एंड विलेजेस। हिमालयन टाउन्स और विलेजेस में जो थीम जीवन की है वो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। एज द स्टोरी ओपन्स द ऑथर सटली रिग्रेट्स द लॉस ऑफ टाइम, कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, ऐसा वहां पे स्टोरी में लिखा हुआ है। अमिड्स ऑल द रूइंस लाइज अ वेल मेंटेन्ड कॉटेज ऑफ मिस मैकेंजी। मिस मैकेंजी का कॉटेज है, अच्छा सा मेंटेन करा हुआ। द गार्डन हाउसेस ऑल फ्लावर्स कैन थिंक ऑफ इन द हेवन। बहुत सारे फूल हैं वहां पे गार्डन में उसके। शी मेंटेन्स अ गार्डन एंड लव्स द फ्लावर्स एज दे आर पेट्स, जैसे कि उनके पेट्स हों वो, ऐसे उनकी वो केयर करती हैं, ठीक है। मिस मैकेंजी इज एन 80-year old spinster, अनमैरिड बूढ़ी लेडी हैं जो कि लगभग 80 साल से ऊपर की है। शी वॉज बोर्न इन द हिल्स एंड देयर इज नो वन इन इंग्लैंड टू whom she can go to. There is a friend of her who from New Zealand sends her gifts and monthly pension. एक न्यूजीलैंड से उनके फ्रेंड उनको गिफ्ट्स भेजते हैं, और मंथली पेंशन तो उनकी खैर गवर्नमेंट से आती है, वो नहीं भेजते मंथली पेंशन। मंथली पेंशन ऑफ, आपने शॉर्ट में हमने करा है 40 रुपीज, है ना। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, 40 रुपीज की उन्हें पेंशन मिलती है। टू हर कंपनी शी हैज केप्ट अ ब्लैक कैट, उनके पास एक ब्लैक कैट है। एंड हर कॉटेज इज नॉट फ्रीक्वेंटेड बाय मेनी, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल। ये भी क्वेश्चन में देखा था, लाइक द पैड्री, द मिल्कमैन, द पोस्टमैन, और एक एग सेलर, यहाँ पे मेंशन नहीं लेकिन एक एग सेलर, बट नॉट एवरी डे, लेकिन हर रोज नहीं आते वो भी। शी होल्ड्स गुड नॉलेज ऑफ फ्रूट्स, ऑर्चर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्लोरा दैट एग्जिस्ट इन बियॉन्ड द लेंसेज ऑफ मॉडर्न botanists. One day a schoolboy called Anil accidentally slips into her garden. Upon confronting her,
पहले तो वो उसे पूछती हैं. ही सेज दैट ही इज पिकिंग अप सम फ्लावर्स एज ही वांट्स टू बी अ बॉटनिस्ट. वो ये बताता है कि वो बॉटनिस्ट बनना चाह रहा है. दिस इंप्रेसेस हर एंड सून दे बोथ बिकम गुड फ्रेंड्स. अनिल ऑफन कम्स टू मीट हर एंड दे ऑफन डिस्कस द हिमालयन फ्लावर्स एंड फ्लोरा एंड फोना. फ्लावर्स फ्लोरा फोना को वो अक्सर डिस्कस करते हैं. अनिल उनके घर आता जाता रहता है. अब फिर एंड फ्रॉम दिल्ली ही विल बी गोइंग फॉर वेकेशन फॉर ऑल विंटर एंड मे कम बैक इन स्प्रिंग. स्प्रिंग में वापस आएगा क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है. Next year, before heading for Delhi, Anil comes to bid her goodbye. She gives him a very precious book, Flora Himalayensis. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बोला एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो इसको याद रखिएगा. Which covers almost all flowers of Himalaya. ठीक है. Snow and sleet commence. One night, a water bottle bursts and her bedding becomes wet. There is no sun to get it dried up and she feels too weak to do other chores at in home. बाकी काम करने में भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी. चोर्स मतलब होते हैं घर के छोटे मोटे काम. ठीक है. शी इज अनेबल टू राइज एंड आफ्टर हर सेल्फ. द मिजरी ऑफ ओल्ड एज एंड लोनलीनेस क्रिपल्स हर लाइफ. One night, when the forceful gales of wind thrust open of her home, all night she lay in utter coldness. As a result, she dies by the morning. उस ठंड के कारण वो सुबह तक उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है. In most of the Ruskin's short stories, where the protagonist is an old woman, ज्यादातर उनकी कहानियों में जो मेन प्रोटेगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वो कौन होता है? एक ओल्ड वुमन होती है. शी ऑफन डाइज मिजरेबली इन द एंड. ऐसा उन्होंने अक्सर अपनी कहानियों में लिखा है. दिस वंडरफुल स्टोरी दैट टेक्स स्टांस ऑन द मिजरी ऑफ ओल्ड एज. क्या है इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी? क्या है? मिजरी, ओल्ड एज एंड लोनलीनेस दैट स्क्रू लाइफ इन दैट फेज, जो कि जीवन को बहुत मुश्किल बना देता है उसे. ठीक है. मॉरल ऑफ द स्टोरी, वन शुड नॉट प्लान अ लोनली लाइफ. कि किसी को भी लाइफ जीने का प्लान नहीं करना चाहिए. दिस इज द moral of the story that he has presented. Okay, so with these 26 questions, I hope you got an idea of how your paper will be when you will attempt it. आपके एग्जाम में कैसा आपका एग्जाम पेपर आने वाला एग्जामिनेशन का, ECS सेकेंड सेमेस्टर का, आपको इसके थ्रू एक अच्छा आइडिया लग गया होगा आई होप. ठीक है. आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा. मैंने आपको जैसा बोला था कि ये थोड़े से आपके लिए लॉन्ग, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज्यादा लॉन्ग बन गए हैं, इसलिए कि मैं चाहती हूँ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें. और इसमें से सारा कुछ तो आप याद नहीं रख पाएंगे, जितना भी याद रखेंगे वहां पे लिखेंगे तो आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा. ठीक है. ये सैंपल पेपर 1 था. मैंने पेपर आपको 19th ऑफ मई को पोस्ट किया था. आई होप कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा. अगर आपने नहीं किया है तो अब इस सॉल्यूशन को देख करके आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. एक और चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. आप लोग इन पेपर को रिटन में सॉल्व जरूर कीजिए. यहां से देख करके ही नहीं पढ़िएगा, लिख करके भी प्रैक्टिस कीजिएगा. राइटिंग से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है. आपको काफी सारी चीजें उसी से लर्न हो जाती हैं अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. और लिखने से एक और आपका फायदा ये होगा, यू विल गेट टू नो हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड, बिकॉज यू विल हैव ओनली 2.5 hours टू सॉल्व द पेपर. ठीक है. 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा. उस 2.5 घंटे में आपने इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है. तो अगर आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट अ वेरी good idea of how you will be completing your paper within that time limit, 2 hours and 30 minutes. Okay. So with these words, I wish you all the very best for your upcoming exam. May you do well in your exam and score very good marks in ECS second semester paper. Take care and goodbye and practice well.